Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will start the topic national income equilibrium. In last lecture we have completed national income accounting, in which we have completed 7 concepts of national income, different approaches to measure national income, and uses and difficulties in measuring national income. And in the last we compare national income over time and between countries. In today's topic, we will cover the points: the concept of equilibrium, then consumption and saving theory, and investment theory, and the factors that influence investment. So, concept of equilibrium. सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं. बिफोर लुक इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड केन्जियन थ्योरी. इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट है, केन्जियन के अकॉर्डिंग डिफरेंट है. क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट अर्लियर स्कूल ऑफ थॉट है, जो सबसे पहले जिन्होंने अपनी थ्योरीज को प्रेजेंट किया. केन्स एक इकोनॉमिस्ट का नेम है, उसके नेम से उसको केन्जियन थ्योरी कहा जाता है, और क्लासिकल्स के बाद केन्स ने उसको क्रिटिसाइज किया और एक न्यू थ्योरी प्रेजेंट की. तो हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं. द मेन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वर डेविड रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन से एंड एल्फ्रेड मार्शल. द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैड 2 assumptions. क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग 2 assumptions होती हैं. फर्स्ट, फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन, के लॉन्ग रन में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल रहता है. एंड सेकेंड, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड अकॉर्डिंग टू सेज लॉ ऑफ मार्केट. से इकोनॉमिस्ट का नेम है, तो सेज का एक लॉ है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. तो ये 2 assumptions अगर किसी इकोनॉमी में फुलफिल हो रही हो तो क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग उस इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होता है. However, during the Great Depression in the late 30s, unemployment rate were very high. John Maynard Keynes successfully refuted the classical explanation of determining aggregate employment output and general price level. 1930s के बाद केन्स ने क्लासिकल की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया या रिफ्यूट कर दिया. Based on the Keynes theory of income and employment, the national income equilibrium can be determined by the 2 approaches as follows. तो केन्स के अकॉर्डिंग 2 अप्रोचेज हैं हमारे पास नेशनल इनकम को मेजर करने की. फर्स्ट, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, एंड सेकंड, लीकेजेस इंजेक्शन अप्रोच. फर्स्ट, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच. एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को हम एग्रीगेट डिमांड भी कह सकते हैं. हम मैक्रो लेवल पर डिस्कशन कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पर एग्रीगेट का वर्ड आ रहा है. एग्रीगेट मीन्स कि पूरी कंट्री की डिमांड एंड सप्लाई. एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज द टोटल अमाउंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, कि जितनी अमाउंट गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड की जा रही है एक इकोनॉमी में, दैट इज एग्रीगेट डिमांड. और इसके 4 कंपोनेंट्स हैं: कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड फॉरेन सेक्टर एक्सपेंडिचर, जिसको हम नेट एक्सपोर्ट्स भी कहते हैं. तो रिकॉल करें, हमारी जो नेशनल इनकम की इक्वेशन है या हमारी जो आउटपुट की इक्वेशन है, दैट इज y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स. ये वही 4 हमारे कंपोनेंट्स हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के 4 कंपोनेंट्स हैं: हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल सेक्टर और फॉरेन सेक्टर. तो ये वही इक्वेशन है हमारे पास. एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट आउटपुट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी एट एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम. जितनी भी हमारी टोटल प्रोडक्शन हो रही है पूरी इकोनॉमी की, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट आउटपुट. इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? जहाँ पर हमारा एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हो जाएंगे. उसके बाद सेकेंड अप्रोच, लीकेज इंजेक्शन अप्रोच.
लीकेज इज अ विथड्रॉल फ्रॉम द इनकम एक्सपेंडिचर स्ट्रीम। लीकेज का मतलब होता है कि अगर हमारी नेशनल इनकम में से कुछ विथड्रॉ हो रहा है, उसमें से कुछ जा रहा है, दैट इज लीकेजेस। और इसमें हमारे पास सेविंग, टैक्सेस एंड इम्पोर्ट्स आ जाते हैं। और इंजेक्शन का मतलब होता है कि नेशनल इनकम में एडिशन हो रहा है। तो इंजेक्शन इज एडिशनल स्पेंडिंग टू द इनकम एक्सपेंडिचर स्ट्रीम। और इंजेक्शन में हमारे पास इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स आ जाते हैं। तो लीकेज इंजेक्शन अप्रोच के थ्रू भी इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर लीकेजेस और इंजेक्शंस दोनों इक्वल हो जाएं। तो यहाँ पर दोनों को इक्वल किया हुआ है। उसके बाद कंजम्पशन थ्योरी। कंजम्पशन refers to the purchase of goods and services by individuals or households which are produced by firms. Consumption का मतलब simply कि जो भी हम amount of money spend करते हैं goods and services के ऊपर, जो goods and services firms ने produce की होती हैं, उसको हम कहते हैं consumption. According to Keynes fundamental psychological law, consumption varies directly with the variation in disposable personal income. Consumption और disposable personal income का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो हमारी कंजम्पशन भी बढ़ेगी। और डिस्पोजेबल इनकम हमारी होती है इनकम माइनस टैक्सेस, कि हमारे इनकम में से जो हम टैक्सेस माइनस कर दें, जो रिमेनिंग हमारे पास इनकम आएगी, दैट इज disposable personal income. According to this law, a person would increase his consumption as income increases, but the consumption will be less than the increase in income and save the rest. जब हमारी disposable income बढ़ती है तो हमारी consumption भी बढ़ती है, लेकिन consumption का proportion कम होता है, वो कम रेशो से बढ़ती है जितनी रेशो से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही होती है, उससे कम रेशो से, और रिमेनिंग पोर्शन हम सेव कर लेते हैं। इनकम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कंजम्पशन एंड सेविंग। तो हमें इक्वेशनल फॉर्म में भी ये दिया हुआ है। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन के दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी जिसको कहते हैं, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC. Average propensity to consume. This defines the relationship between total disposable income and total consumption. Average propensity to consume का मतलब ये हमारा consumption और disposable income का relationship बता रहा होता है। APC is the ratio of total consumption to total disposable income. जब भी हम किसी चीज़ की average बता रहे होते हैं तो हम उसके total को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स से। तो यहाँ पर हमारे पास कंजम्पशन है तो कंजम्पशन को डिवाइड कर देंगे डिस्पोजेबल इनकम से। इन अदर वर्ड्स, एपीसी इज डिफाइंड एज ए फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्पोजेबल इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन एज ए होल। तो इसके नीचे हमें इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, एपीसी इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल डिस्पोजेबल इनकम और इज इक्वल टू C/YD. MPC. This defines the relationship between change in total disposable income and a change in total consumption. Marginal का मतलब होता है change. अभी जो हमने average का फॉर्मूला लिखा है उसमें अगर हम change बता दें तो वो marginal बन जाता है। तो that is marginal MPC is the ratio of change in total consumption to the change in total disposable income. तो MPC का फॉर्मूला है delta C divided by delta YD. Delta shows the change. A consumption schedule is a schedule which indicates the various amounts households plan to consume at a various possible levels of disposable income. हमें नीचे एक टेबल दिया हुआ है जिस टेबल में डिस्पोजेबल इनकम और कंजम्पशन का रिलेशनशिप दिया हुआ है। डिस्पोजेबल इनकम जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन भी वैसे वैसे इंक्रीज हो रही है, बट जिस रेशो से डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन उससे कम रेशो से इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर देखिए, इनकम इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90। तो इनकम में 30 का गैप आ रहा है।
और कंजम्पशन 30 to 50, 50 to 70, कंजम्पशन में 20 का गैप आ रहा है, तो इसका मतलब कंजम्पशन 20 के रेशो से इंक्रीज हो रही है और रिमेनिंग 10 जो है वो हमारे पास सेव हो रहा है। और इस टेबल में एपीसी फाइंड किया हुआ है। एपीसी का फॉर्मूला अभी जो हमने डिफाइन किया है, सी ओवर वाई डी, हर कंजम्पशन को वाई डी के साथ डिवाइड करते जाएंगे तो एपीसी फाइंड हो जाएगा। और एमपीसी में चेंज इन एपीसी ओवर चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई डी करेंगे तो एमपीसी निकल आएगा और हर इनकम लेवल पर एमपीसी सेम है या कांस्टेंट है। कंजम्पशन फंक्शन, दिस रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन लेवल एंड इनकम लेवल। किसी भी चीज का जो फंक्शन होता है वो उन दोनों चीजों का रिलेशनशिप बता रहा होता है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर कंजम्पशन फंक्शन इज, कंजम्पशन फंक्शन की यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी हुई है, लीनियर इक्वेशन, C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई डी। यहाँ पर C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, A ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस का मतलब होता है फिक्स, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनकम लेवल। B shows the marginal propensity to consume, MPC, and YD is the disposable income। यहाँ पर हमें एक डायग्राम में कंजम्पशन और इनकम का रिलेशनशिप दिया हुआ है। 45 डिग्री के एंगल से जो आपको लाइन नजर आ रही है, जो दोनों एक्सिस के बिल्कुल दरमियान से पास हो रही है, दैट इज इनकम लाइन, और इससे ऊपर जो लाइन है दैट इज कंजम्पशन लाइन। उसके बाद सेविंग थ्योरी, ए पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंड ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड सेविंग्स। सेविंग डिवाइडेड इनटू ऑटोनोमस सेविंग एंड इंड्यूस्ड सेविंग। Autonomous savings refers to that part of saving that does not depend on the income level। Autonomous का मतलब होता है फिक्स। तो अब सेविंग थ्योरी में हम इनकम और सेविंग का रिलेशनशिप देख रहे हैं। कंजम्पशन थ्योरी में हमने कंजम्पशन और इनकम का रिलेशनशिप देखा था। तो सेविंग थ्योरी में ऐसी सेविंग जो इनकम के इंक्रीज या डिक्रीज होने से चेंज ना हो, दैट इज ऑटोनोमस सेविंग। एंड इंड्यूस्ड सेविंग is a part of saving that depends on the level of income. The higher the income, the higher the amount of saving and vice versa। उसके बाद concepts of saving, अभी जैसे हमने कंजम्पशन में उसके दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, APC एंड MPC, इसी तरह से सेविंग के भी दो कॉन्सेप्ट हैं, APS एंड MPS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। Average propensity to save, this defines the relationship between total disposable income and total saving। अब वैसे ही हम, जैसे हमने कंजम्पशन थ्योरी को डिफाइन किया था, एक्सप्लेन किया था, वैसे ही अब हम कंजम्पशन की जगह पर सेविंग को बता रहे हैं। APS इज द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग टू टोटल डिस्पोजेबल इनकम। तो APS का नीचे हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, टोटल सेविंग डिवाइडेड बाय टोटल डिस्पोजेबल इनकम एंड S ओवर वाई डी। Marginal propensity to save, MPS, this defines the relationship between change in total disposable income and change in total savings। तो अब हम सेविंग की बात कर रहे हैं, तो सेविंग में चेंज डिवाइडेड बाय डिस्पोजेबल इनकम में चेंज। तो MPS इज द रेशियो ऑफ चेंज इन टोटल सेविंग टू चेंज इन टोटल डिस्पोजेबल इनकम। तो नीचे में फॉर्मूला दिया हुआ है, डेल्टा S ओवर डेल्टा वाई डी। A saving schedule is a schedule which indicates the various amounts households serve at a various possible level of disposable income। हमें यहाँ पर सेविंग का भी एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में देखें, फर्स्ट कॉलम में डिस्पोजेबल इनकम, ये वही इनकम है अभी जो हमने कंजम्पशन में ली है। सेकेंड कॉलम में कंजम्पशन, ये भी वही सेम है जो भी हम कंजम्पशन थ्योरी में पढ़ के आए हैं। थर्ड कॉलम में सेविंग निकला हुआ है। तो डिस्पोजेबल इनकम और कंजम्पशन, ये दोनों कॉलम्स सेम हैं। अगर हम इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन सेविंग का निकल आता है। फॉर एग्जाम्पल, इनकम 0 है, उस पर कंजम्पशन 30 है,
तो रिमेनिंग हमारे पास जो -30 निकलेगा दैट इज सेविंग, दैट शोज कि हमारी सेविंग माइनस में है, कि जो बिल्कुल भी नहीं हो रही। इसी तरह से 90 पर देखें, इनकम 90 पर, कंजम्पशन भी 90 है, तो 90 माइनस 90 0, तो इसका मतलब सेविंग 0 है। 90 के बाद इनकम इंक्रीज हो रही है 120 और कंजम्पशन इंक्रीज हुई है 110, तो 120 माइनस 110, 10 की हमारे पास सेविंग हो रही है। तो इसी तरह से आगे हम इनका डिफरेंस ले लेंगे। उसके बाद फोर्थ कॉलम में एपीसी फाइंड किया हुआ है और ये सेम वही है जो हमने कंजम्पशन थ्योरी में भी पढ़ा है। फिफ्थ कॉलम में एपीएस फाइंड किया हुआ है, तो अब हमने सेविंग फाइंड कर ली है, उसको वाईडी से डिवाइड कर देंगे तो एपीएस फाइंड हो जाएगा। एमपीसी वही सेम है जो हमने कंजम्पशन में फाइंड किया है और एमपीएस का फॉर्मूला है चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, तो इसको हम चेंज लेके फाइंड कर लेंगे तो ये हमारे पास एमपीएस निकल आएगा। इसके बाद द सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस मस्ट इक्वल टू 1। अगर हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव दोनों को सम कर लें तो हमारे पास 1 आंसर आना चाहिए। और इसी तरह से अगर हम मार्जिनल के दोनों कंजम्पशन और सेविंग इन दोनों को सम करें तो इसका सम भी 1 के इक्वल आना चाहिए। The sum of MPC and MPS must equal to 1. The equation for MPC and MPS is as follows. तो इनको 1 के इक्वल, अगर हमारा आंसर 1 के इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब हमारे टेबल में मिस्टेक है। उसके बाद सेविंग फंक्शन, जैसे हमने कंजम्पशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई डी, इसी तरह से सेविंग की जो हमारे पास इक्वेशन होती है दैट इज -A प्लस 1 माइनस बी वाई डी। अब इसमें सेविंग, S स्टैंड्स फॉर सेविंग, -A that is autonomous saving that does not depend on the income level. 1 minus B refers to marginal propensity to save and YD is the disposable income. उसके बाद हमें सेविंग और कंजम्पशन दोनों को हमने एक डायग्राम में देखा है। यहाँ पर इस डायग्राम में देखें, डायग्राम का जो अपर पोर्शन है दैट इज सेम जो हमने अभी कंजम्पशन थ्योरी में पढ़ा है और इसके नीचे आपको एक कर्व नजर आ रहा है दैट शोज द सेविंग कर्व। अब ये जो सेविंग कर्व है इसमें देखें 200 पॉइंट से पहले सेविंग माइनस में है, 200 के बाद सेविंग प्लस में है, तो सेविंग कर्व भी हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन पहले हमारी जब इनकम 0 है या इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, तो उसकी वजह से सेविंग माइनस में जा रही है। उसके बाद जैसे जैसे इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल हैं तो हमारी सेविंग 0 है एट 200 और इस पॉइंट के बाद हमारी इनकम बढ़ने से कंजम्पशन कम रेशियो से बढ़ेगी तो हमारी सेविंग आगे पॉजिटिव होती जाएगी। इन फिगर each point on 45 degree line indicates point where disposable income equals consumption. Since saving equal disposable income minus consumption, the saving schedule in diagram B is the vertical difference between consumption and 45 degree line. और break even point ऐसा point होता है is the level at which household consume all their income, therefore saving equal to 0. जिस पॉइंट पर इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल हो जाए वहां पर सेविंग 0 होती है और उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट refers to the spending on purchases and accumulation of capital goods such as buildings, equipment and addition to inventories. जब भी हम किसी कैपिटल गुड को परचेज करते हैं या उसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में भी हमारे पास दो तरह की इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड। ऑटोनोमस मीन्स फिक्स इन्वेस्टमेंट that does not vary with the level of income. Autonomous investment is fixed and independent of income. The amount of investment can be influenced by other factors
such as interest rate, repayment rate, business expectation, technology developments. An example of autonomous investment is capital appreciation. तो आगे हमें फिगर दी हुई है, उसमें हम autonomous investment को देखते हैं. उसके बाद induced investment. Induced investment depends on the national income. Induced का मतलब होता है कि जो इनकम के साथ वेरी कर रही होती है. As national income increases, induced investment also increases, since a higher national income attracts more investors to invest. तो इसमें आगे हमें फिगर दी हुई है. इस फिगर में देखें, ए पोर्शन में हमें ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दी हुई है, दैट इज फिक्स, दैट इज इंडिपेंडेंट विद द लेवल ऑफ इनकम, कि इनकम इंक्रीज हो या डिक्रीज, ये इन्वेस्टमेंट हमारी फिक्स रहती है. और बी पोर्शन में हमें इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट दी हुई है, दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग, कि अगर इनकम इंक्रीज होगी तो ये इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी. और लास्ट में हमें फैक्टर्स दिए हुए हैं दैट इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट. ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, उसमें फर्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न, गवर्नमेंट पॉलिसीज, उसकी वजह से भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, उसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर, तो उसकी बेस पर भी हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल. थैंक यू. स्टे सेफ.